हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 11वां है। यहां पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके माइंड में क्लियर करना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, इनका डेटा हर साल अपडेट नहीं किया जाता है, बल्कि इनका डेटा जो है 3 या 4 साल के अंतराल पर अपडेट किया जाता है। जैसे इस अध्याय की बात करें तो यहाँ पर मैं 2025-26 की जो किताबें हैं, 2025-26 की जो एनसीईआरटी है, उससे मैं ये अध्याय कंप्लीट करा रहा हूँ। और इस अध्याय में भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर पुराना डेटा दिया गया है, यहाँ पर 2022-23 का डेटा दिया गया है। तो आने वाले सालों में जब भी आप जिस साल का डेटा देखेंगे उसमें पुराना डेटा ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2027 में वीडियो देखेंगे, तो 2027 में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर उस समय किताबों में उस समय लगभग 23 या 24 या 24-25 का डेटा आ पाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस डेटा को नए डेटा से चेंज कर लेंगे, प्रतिस्थापित कर लेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की गई है। तो वर्तमान समय में विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपने आप में आत्मनिर्भर हो। लगभग सभी देश अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं, और यही जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत की स्थिति की बात करें तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1% है। वर्ष 1950-51 में भारत का जो वैदेशिक व्यापार का मूल्य 1214 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2021-22 में ये बढ़कर 77,19,796 करोड़ रुपए हो गया है। देखिए, वैदेशिक व्यापार के मूल्य में यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का मूल्य शामिल है, दोनों का मूल्य जोड़कर बताया गया है, यानी आयात और निर्यात दोनों का मूल्य जोड़कर यहाँ बताया गया है। यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों की मात्रा में वृद्धि हुई है, लेकिन निर्यात की तुलना में हमारे यहाँ आयात का मूल्य अधिक है, और इसी वजह से हमारे यहाँ व्यापार संतुलन जो है ऋणात्मक स्थिति में रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर टेबल में देख पा रहे हैं, 2004-05 का डेटा दिया गया है। 2004-05 में हमने 3,75,000 करोड़ का निर्यात किया है, लेकिन हमने लगभग 5 लाख करोड़ का आयात कर लिया है। तो यहाँ पर आप माइनस में स्थिति देख पा रहे हैं। ऐसी 2009-10 के सेशन में भी हमने 8,45,000 करोड़ का हमने निर्यात किया है, लेकिन 13,63,000 करोड़ का हमने आयात कर लिया है। 13-14 में भी आप देख पा रहे हैं लगभग 19 लाख करोड़ का निर्यात किया है, लेकिन लगभग 27 लाख के करोड़ के लगभग हमने आयात कर लिया है। 16-17 में भी आप यही स्थिति देख पा रहे हैं, और 21-22 में भी आप यही स्थिति देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार हमारा यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक बन रहा है, व्यापार संतुलन ऋणात्मक में है। तो भारत में व्यापार संतुलन ऋणात्मक होने का रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ आयात का जो मूल्य है वो निर्यात की तुलना में अधिक है। यहाँ पर भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है कि हमारा जो निर्यात है उसका संगठन लगातार बदल रहा है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान निर्यात में कृषि एवं संवर्गीय उत्पाद और विनिर्माण वस्तुओं की हिस्सेदारी में कमी आई है, जबकि पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पाद और अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2013-14 में जो हमारे यहाँ कृषि और उससे जुड़े हुए उत्पाद थे या फिर विनिर्माण उत्पाद थे, उनकी बिक्री ज़्यादा होती थी, लेकिन वर्तमान समय तक आते आते यहाँ पर ये देखा गया है, 21-22 में ये देखा गया है कि जो कृषि और संवर्गीय उत्पाद हैं या विनिर्माण की जो वस्तुएं, इनकी हिस्सेदारी में कमी आई है, जबकि पेट्रोलियम और इनसे रिलेटेड जो उत्पाद हैं या फिर अन्य प्रकार की सेवाएं हैं, इनकी हिस्सेदारी में यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। 2015-16 से 21-22 तक इन वर्षों में अयस्क और खनिजों की हिस्सेदारी काफ़ी हद तक स्थिर रही है। देखिए, डेटा यहाँ पर 2015-16 का दिया गया है और ये 21-22 का डेटा दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृषि और संवर्गीय उत्पाद जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना व्यापार हो रहा था, 12.6% का व्यापार हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11.9 रह गया है, इसमें कमी आई है। अयस्क और खनिज का यहाँ पे बताया गया है, पहले 1.6 के करीब था, अब यहाँ पर हमारे यहाँ इसकी हिस्सेदारी लगभग 2% रह गई है। तो ये लगभग स्थिर बना हुआ है। विनिर्मित वस्तुएं देख रहे हैं, पहले विनिर्मित वस्तुओं का जो व्यापार था, व्यापार हिस्से का लगभग 72% था, 72.9% था, लेकिन अभी 67.8 रह गया है। वहीं पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पाद हैं, इनका यहाँ पर अनुपात बढ़ गया है, यानी हमारे व्यापार में इनका अनुपात बढ़ गया है। पहले 11.9% के करीब था, अभी अनुपात ये 16.4% के करीब पहुंच गया है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो पारंपरिक वस्तुएं हैं उनके निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है। इसका रीजन ये है कि हमें कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ परंपरागत में हमारे यहाँ जो खाद्य उत्पाद होते हैं, कपड़े वगैरह हैं, इन सब में हमारे यहाँ गिरावट की स्थिति देखी गई है। उसका रीजन यही है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उत्पादों में काजू आदि पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि फूलों की खेती से जुड़े हुए उत्पाद हैं, ताजे फल हैं, समुद्री उत्पाद हैं, चीनी आदि में वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 में भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले
विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 67.8% थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो 2021-22 का जो व्यापार है, इसमें हमारे यहाँ जो विनिर्माण सेक्टर है इसकी हिस्सेदारी फिर भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। यानी पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट जरूर आई है, फिर भी विनिर्माण सेक्टर की हिस्सेदारी जो है व्यापार में काफ़ी ज़्यादा है। भारत के विदेश व्यापार में मणिरत्नों और आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी भी है। देखिए यहाँ पर मूल्य बताया गया कि किस किस मूल्य पर हमने कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कृषि एवं संवर्गीय उत्पाद यहाँ करोड़ रुपए में है मूल्य, लगभग हमने 3.75 करोड़ रुपए का यहाँ पर निर्यात किया है। अयस्क और खनिज का हमने 2021-22 में लगभग 63,754 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। वहीं जो विनिर्मित वस्तुएं हैं इनका यहाँ पर ज़्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21,32,296 करोड़ रुपए का हमने इनका निर्यात किया है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि 2021-22 में जो कुल निर्यात है उस कुल निर्यात के मूल्य में जो विनिर्माण क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा रही है। मूल्य के मामले में भी आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए निर्यात की तो हमने बात कर ली, अब यहाँ पर हम लोग आयात की भी बात कर लेते हैं कि आयात में क्या क्या बदलाव आया है। यहाँ पर आज़ादी के बाद की स्थिति बताई गई है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी, खाद्यान्न का उत्पादन ना के बराबर था और कहीं ना कहीं हमारे देश में हर चीज़ का अभाव था। तो उस समय हम लोग अन्य देशों पर डिपेंड थे, पूरी तरह से डिपेंड थे। तो भारत ने 1950-1960 के दशक में खाद्यान्नों की जो गंभीर कमी है इसका अनुभव किया है। आपको मैंने बताया भी होगा कि एक अमेरिका के साथ हमारी संधि थी PL 480 के करके, तो उस संधि के तहत हमें वहाँ से अनाज मिलता था। किसी मुद्दे को लेकर अमेरिका से हमारी जब अनबन हुई तो नेहरू जी को वो बात चुभ गई। उस समय अमेरिका के एक नेता ने ये कहा था कि भाई अनाज तो हमसे लेते हैं लेकिन रूस वालों की बजाते हैं, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो वो बात नेहरू जी को काफ़ी ज़्यादा चुभ गई और उसके आने वाले कुछ वर्षों में नेहरू जी ने संकल्प लिया कि भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो उसी का परिणाम आप देखते हैं, हरित क्रांति भारत में लाई गई और हरित क्रांति आने के लगभग 10 साल के अंदर अंदर भारत में सरप्लस उत्पादन होने लगा। यानी कि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न की जरूरतें थी उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। भारत की स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि भारत अब खाद्यान्नों को निर्यात करने लगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि 1950-60 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया गया। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी और उपस्कर आदि होते थे। पूंजीगत माल का मतलब ये था क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थी नहीं, तो इंडस्ट्री के लिए जो भी मशीनें वगैरह चाहिए वो भी हमें आयात करनी पड़ती थी। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न अब सरप्लस होने लगे, हमारे जितनी हमारी जरूरत थी उससे ज़्यादा खाद्यान्न होने लगे, तो इसलिए खाद्यान्नों का आयात अब रोक दिया गया। खाद्यान्न अब जो है निर्यात किए जाने लगे। लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम के मूल्य में उछाल आया, फलतः आयात बजट फिर भी बढ़ गया। यहाँ पे फिर आप देखते हैं 1973 में यहाँ पर एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है और ग्लोबल इम्पैक्ट के चलते जो पेट्रोलियम की कीमतें उसमें उछाल आया है, तो इसका असर जो है हमारे आयात बजट पर पड़ा है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ हरित क्रांति थी, हरित क्रांति उर्वरक पर निर्भर थी, तो खाद्यान्नों की आयात की जगह उर्वरकों और पेट्रोलियम ने ले ली है। इसके अलावा मशीन और उनसे जुड़े हुए उपकरण, इक्विपमेंट वगैरह हैं, विशेष स्टील है, खाद्य तेल है, रसायन है, ये मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। यानी ये सब चीज़ें मंगाई जाती थी। यहाँ पर भारत का आयात संगठन आप देख पा रहे हैं 2015 से लेकर 2022 का यहाँ पर डेटा दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयात में खाद्य और संबंधित वस्तुओं की हिस्सेदारी 5.1% है 2015-16 में, अब ये 2021-22 में 4.4% रह गई है। वहीं ईंधन वाली हिस्सेदारी ज़्यादा है, यानी कि 2015-16 में ईंधन की हिस्सेदारी जो थी, कोयला या POL की हिस्सेदारी जो थी 25.4% थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 31.6% हो गई है। POL का मतलब पेट्रोलियम। उर्वरक की हिस्सेदारी में आप देख पा रहे हैं स्थिर सी बनी हुई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो ईंधन की है, यानी हम लोग आयात में सबसे ज़्यादा जो कोयला या पेट्रोलियम है इसका सबसे ज़्यादा आयात कर रहे हैं, इसका मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर बताया भी गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेट्रोलियम का जो उत्पाद है, पेट्रोलियम और उससे जुड़े हुए अन्य उत्पाद जो हैं, इनका हमने आयात लगभग 12,07,803 करोड़ रुपए का आयात हमने वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया है, जो कि अन्य मदों में सबसे ज़्यादा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग जो है न केवल ईंधन के रूप में होता है बल्कि औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पूंजीगत वस्तुओं के आयात में लगातार गिरावट बनी रही है। देखिए, जब से सरकार ने मेक इन इंडिया पहल चलाई है तो मेक इन इंडिया के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार का सामान भारत में निर्मित हो। तो यही कारण है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाने की वजह से जो पूंजीगत वस्तुएं हैं इनके आयात में लगातार गिरावट बनी हुई है। जैसे गैर वैद्युतिक मशीनरी है, परिवहन उपस्कर हैं, धातुओं की विनिर्मितियाँ हैं और मशीनी औजार आदि जो है ये पूंजीगत वस्तुओं की मुख्य मदें होती थी, तो इनमें कमी आई है।
भारत की आयात की अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, सोना और चांदी और अलौह धातुएं इसमें शामिल हैं। यहां पर व्यापार की दिशा के बारे में बात की गई है। देखिए, भारत का दुनिया के अधिकांश देशों के साथ व्यापार होता है। अधिकांश जो व्यापार गुट है उनके साथ भारत के संबंध हैं। भारत का टारगेट ये है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को डबल किया जाए, दोगुना किया जाए। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए हैं। पहले से ही आयात उदारीकरण किया गया है। आयात करों में कमी की गई है ताकि अन्य देशों के उत्पाद भारत के मार्केट में बिक पाएं। डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया की गई है। डी लाइसेंसिंग तथा प्रक्रिया से उत्पाद के जो एकस्व है, यानी पेटेंट में बदलाव किया गया है। यानी पेटेंट वगैरह में बदलाव करने से ये होगा, थोड़ा सा लचीलापन आएगा। लचीलापन आएगा तो क्या होगा, वो उत्पाद कोई अन्य कंपनी भी मैन्युफैक्चर कर पाएगी। तो ऐसे कुछ उपाय किए गए हैं जिससे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा बढ़ सके। वैसे तो हमारा अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग के थ्रू होता है, लेकिन भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा स्थलीय व्यापार होता है, सड़क मार्ग के जरूरी व्यापार होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि विदेशी व्यापार का एक छोटा सा भाग जो है सड़क मार्ग के द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश हैं इनके द्वारा होता है। अब यहाँ पर समुद्री पत्तनों के बारे में बात की गई है। समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का अधिकांश व्यापार जो है समुद्री पत्तनों के थ्रू होता है। और भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की एक लंबी तटरेखा है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, यानी लगभग 7517 किलोमीटर की तटरेखा है। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा जो पश्चिमी तट है इस पर अधिक पत्तन है, क्योंकि पश्चिमी तट जो ऊंचाई वाला तट है और डूबा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर अधिक पत्तन है। जबकि पूर्वी तट पर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाने की वजह से यहाँ पर सिल्ट या गाद की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कम पत्तन पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में 12 बड़े और 200 छोटे या मझोले पत्तन हैं। देखिए, जो प्रमुख पत्तन हैं या बड़े वाले जो पत्तन हैं इनके संबंधों में केंद्र सरकार नीतियाँ बनाती है और नियामक क्रियाओं को निभाती है। वहीं जो छोटे पत्तन हैं, छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकार नीतियाँ बनाती है और नियामक क्रियाएं ये निभाती है। भारत में पत्तनों के उपयोग की बात करें तो भारत में इनका उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जिससे उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। आधुनिक समय की बात करें, आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बाद, खास करके जब अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन भारत में स्थापित हो गया है, उसके बाद पत्तनों का महत्व यहाँ पर बढ़ गया है। अंग्रेजों ने इन पत्तनों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के संसाधनों के अवशोषण केंद्रों के रूप में किया था। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में जो कुछ भी विकास किया है वो अपने हितों को ध्यान में रखकर किया है। तो उन्होंने पत्तनों का विकास इसलिए किया ताकि भारत से जो भी संसाधन है या भारत से जो भी कच्चा माल है इन पत्तनों के जरिए वो अपने देश तक पहुंचा सकें। इसके लिए इन्होंने क्या किया, पत्तनों का विकास किया। पत्तनों से देश के अंदरूनी भागों तक रेलवे लाइन का विस्तार किया ताकि रेलवे लाइन के जरिए जो माल है, कच्चा माल है, वो पत्तनों तक ले जाया जाए और पत्तनों के जरिए जहाज़ों पर चढ़ाकर अपने देश तक ले जा सकें। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हितों के लिए इनका विकास किया था। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है कि पत्तन के आसपास पड़ने वाले इलाके जिनका लाभ उन्हें मिलता है। देश के विभाजन के समय की बात करें तो देश के विभाजन के समय भारत के 2 महत्वपूर्ण पत्तन अलग हो गए। एक तो कराची पत्तन जो था पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव पत्तन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में चला गया। इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए पश्चिम में कांडला पत्तन यानी पश्चिम में कच्छ की खाड़ी में कांडला पत्तन बनाया गया और पूर्व में हुली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर जो कि एक ज्वारी पत्तन है, इसका विकास किया गया। देश की आज़ादी के बाद पत्तनों के विकास और उनके आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी जो थी वो सरकारी अभिकरणों पर थी, ये सरकारी तंत्र पर थी। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से ग्रसित होती हैं और उनमें काम उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाता है। इस वजह से जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं समय पर नहीं हो पाते हैं और अगर होते भी हैं तो उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, तो उनकी गुणवत्ता भी उस स्तर की नहीं होती है। तो सरकार ने इन सब से निजात पाने के लिए क्या किया है, सरकार ने पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए जो निजी उद्यमी हैं उनसे हाथ मिलाया है। जैसे वर्तमान में अडानी ग्रुप के हाथ में कुछ पत्तन सौंपे गए हैं ताकि पत्तन को और ज़्यादा मॉडर्न बनाया जा सके, उनको और ज़्यादा आधुनिकीकृत किया जा सके। आज भारतीय पत्तनों की नौभार निपटान की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन से 2024 में 1540 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई है। यानी यहाँ पे बताया गया कि हमारे यहाँ पर जो नौभार निपटान क्षमता है पत्तनों की वर्तमान में कितनी है, 1540 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई है ये। तो यहाँ पर हम लोग भारत के जो 12 प्रमुख बड़े पत्तन हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर पहला पत्तन है कांडला पत्तन जो कि गुजरात में पड़ता है।
जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, कांडला पत्तन है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन कर दिया गया है। ये पत्तन जो है कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है और ये एक ज्वारी और प्राकृतिक पत्तन है। इसके पृष्ठ प्रदेश में गुजरात सहित राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सम्मिलित हैं। देखिए, पृष्ठ प्रदेश का आसान शब्दों में अर्थ ये है कि जिन प्रदेशों को इसका लाभ मिल रहा है, जिन प्रदेशों में इसका सामान पहुंचाया जा रहा है या जिन प्रदेशों से लाकर इसमें सामान इस पत्तन पे चढ़ाया जा रहा है, तो वो सब क्या है, इसके पृष्ठ प्रदेश में आएंगे। इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। चूंकि इस पत्तन पर दबाव ज्यादा है, इसके दबाव को कम करने के लिए वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है। दूसरा पत्तन है मुंबई पत्तन, महाराष्ट्र। यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये भी एक प्राकृतिक पत्तन है और ये देश का सबसे बड़ा पत्तन है, यानी ये देश का सबसे बड़ा पत्तन है। काफी बार प्रश्न पूछा गया कि देश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, ये मुंबई पत्तन है। ये जो है कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन महापत्तन है। दूसरा सबसे प्राचीन मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहला पत्तन कोलकाता पत्तन था जिसका विकास अंग्रेजों ने किया था। उसके बाद मुंबई का विकास फिर अंग्रेजों ने किया है, इसलिए ये दूसरा सबसे प्राचीन महापत्तन है। यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है। मुंबई बंदरगाह पर 3 नौका घाट हैं, इनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं, प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट। इन तीनों में सबसे प्राचीन जो है, सबसे पुराना जो है वो प्रिंस घाट है, जो कि 1880 से प्रयोग में लाया जा रहा है और ये एक अर्धज्वारी घाट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, ये सभी इसके पृष्ठ प्रदेश में आते हैं। तीसरा है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन, महाराष्ट्र। इसको जो है नाभा सेवा पत्तन भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाभा सेवा में स्थित है। इसे जो है नाभा सेवा में जो मुंबई पत्तन है, इसके दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में, सैटेलाइट पत्तन के रूप में इसको विकसित किया गया था। ये जो है भारत का सबसे विशालतम कंटेनर पत्तन है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा कंटेनर उतारे जाते हैं, इसलिए विशालतम कंटेनर पत्तन है और ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। चौथा है मरमुगांव पत्तन, गोवा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मरमुगांव पत्तन है। तो ये ज्वारी नदी के मुहाने पर अवस्थित है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह पत्तन एक ही बात होती है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। मरमुगांव पत्तन एक निर्यात प्रधान पत्तन है, क्योंकि यहाँ से अधिकांश सामानों का निर्यात किया जाता है। जहाँ से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है, यानी हमारे देश से जितना भी लौह अयस्क निर्यात किया जाता है उसका 40% अकेले मरमुगांव पत्तन से निर्यात किया जाता है। कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। इसके बाद है आपका न्यू मंगलौर पत्तन, कर्नाटक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यू मंगलौर पत्तन है। देखिए, यहाँ से लौह अयस्क यानी जो कुद्रमुखी खानों से लौह अयस्क प्राप्त होता है वो यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों और सीरा आदि का यहाँ पर आयात किया जाता है। छठवां पत्तन है कोच्चि या फिर कोचीन पत्तन, केरल। जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं, ये कोच्चि पत्तन है, कोच्चि या कोचीन पत्तन केरल है। देखिए, ये बेम्बानाड जो झील है, कयाल है, खारे पानी की जो झील है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। देखिए, बेम्बानाड कयाल को अरब सागर की रानी यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। इसके मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है और ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। शिपयार्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिप बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा शिपयार्ड है, तो इस वजह से भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। इस पत्तन को स्वेज नहर, कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है, यानी इसको एक तो स्वेज नहर के पास होने का लाभ प्राप्त है और दूसरा कोलंबो मार्ग, श्रीलंका वाला जो कोलंबो मार्ग है ये भी इसके पास है। इन सबका इसको लाभ मिला है। यहां पर अब 7वें नंबर पर है कोलकाता पत्तन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है और वर्तमान में इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। यह पत्तन जो है हुगली नदी पर अवस्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। कहने का मतलब ये एकदम समुद्री मुहाने पर नहीं है, बल्कि अंदर जाकर हुगली नदी पर ये अंदर की तरफ अवस्थित है और मुंबई पोर्ट की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ये जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, असम, पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं, इन सहित 2 बंदरगाहहीन देश यानी 2 स्थलरुद्ध देश जिनमें नेपाल और भूटान आते हैं। स्थलरुद्ध का मतलब होता है ऐसे देश जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं होती है। तो यहाँ पर नेपाल और भूटान दोनों स्थलरुद्ध देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, यानी नेपाल और भूटान को भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अब देखिए, इस पत्तन का महत्व जो अब कम हो गया है, यहाँ पर होने वाला जो व्यापार है थोड़ा सा कम हो गया है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर इसका अनुषंगी पत्तन हल्दिया स्थापित किया गया, इसके बाद फिर उड़ीसा में पारादीप पत्तन बनाया गया, इधर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बनाया गया। इन सब ने इसका जो व्यापार है वो कम कर दिया है, इसकी सार्थकता काफी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा जो कोलकाता पत्तन है ये सिल्ट की समस्या से प्रभावित रहता है, सिल्ट की समस्या से जूझता रहता है, यानी कि जो
आपकी हुगली नदी है, हुगली नदी में जो गाद वगैरह या सिल्ट वगैरह यहाँ पर आती है वो इसके तल में भर जाती है, इससे इसका तल उथला हो जाता है और जहाज जो है, बड़े जहाज इसके मुहाने तक फिर नहीं पहुंच पाते हैं। 8वें नंबर पर है हल्दिया पत्तन, पश्चिम बंगाल में। यह पत्तन जो है कोलकाता पत्तन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर यानी डाउन स्ट्रीम पर स्थित है, आगे पड़ जाता है। जो हुगली नदी है, हुगली नदी में स्टार्टिंग में हल्दिया पड़ता है और आगे कोलकाता पत्तन है। यह स्थूल नौभार जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट एवं जूट उत्पाद, कपास, सूती धागों आदि का निपटान करता है। 9वें नंबर पर है पारादीप पत्तन, ओडिशा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका पारादीप पत्तन है। यह पत्तन जो कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है और यह पत्तन लैगून सदृश बंदरगाह है, यानी लैगून पर स्थित बंदरगाह है। यह पत्तन गहरा पत्तन है जो कि भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया था। इसके पृष्ठ प्रदेश में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। अगला है आपका विशाखापट्टनम पत्तन, आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए ये जो पत्तन है एक भू आबद्ध पत्तन है। चारों तरफ से इसके जो है जमीन है, जिसे ठोस चट्टान और बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से इसको जोड़ा गया है। यह भी एक प्राकृतिक पत्तन है और यह भारत का सबसे गहरा पत्तन है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह पत्तन काफी ज्यादा गहरा है। यानी पहले गहराई के मामले में पहले नंबर पर ये वाला आता है, विशाखापट्टनम पत्तन आता है। सेकंड नंबर पर आपका पारादीप आता है। इस पत्तन के प्रवेश के उत्तर में डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी स्थित है, यानी इसके जब हम प्रवेश करते हैं इसके उत्तर में यहां पर एक डॉल्फिन नोज पड़ती है। तो ये डॉल्फिन नोज जो है इसे पूर्वी तट से आने वाले जो तूफान है या चक्रवात है उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु यहां एक बाह्य पत्तन विकसित किया गया है। इस पत्तन का जो पृष्ठ प्रदेश है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक है। 11वां पत्तन है चेन्नई पत्तन, तमिलनाडु। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यह जो है पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन कौन सा है। यह चेन्नई पत्तन है, जिसे 1859 में बनाया गया था। यह एक खुला सागरी पत्तन है। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन जो है विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। पेट्रोलियम, कच्चा तेल, उर्वरक, लौह अयस्क और शुष्क नौभार इत्यादि यहाँ की प्रमुख मदें हैं। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी जो है इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। 12वां पत्तन है एन्नौर पत्तन, तमिलनाडु। देखिए ये जो पत्तन है ये देश का प्रथम निगमित पत्तन है। निगमित का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट पत्तन है, केवल व्यवसायिक उद्देश्य के लिए स्थापित पत्तन है ये। इसे चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। यह एक प्राकृतिक पोषाश्रय है और प्रारंभ में तापीय कोयला, रसायनों, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का संचालन करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये भारत का प्रथम निर्मित पत्तन है और दूसरी बात यह है कि एशियाई बैंक की सहायता से यह बनाया गया है। एक और पत्तन है तूतीकोरिन पत्तन, तो इसका विकास भी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।